नमस्कार दोस्तों। योजना दिसंबर पार्ट सेकंड जो हमारा पहले रह गया था, तो दिसंबर जो जनवरी का योजना आई हुई है उसको स्टार्ट करने से पहले हम अपना छूटा हुआ पार्ट करेंगे। देखिए इंडेक्स में काफ़ी सारा हमने डिस्कस पहले कर चुके हैं। हम जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इसमें इंडेक्स में है वो स्पेस से रिलेटेड हैं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एजुकेशन के हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सिस्टमेटिक वे में। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें हम कवर करेंगे वो स्पेस का कवर करेंगे। स्पेस पे एक आर्टिकल है और पहले तो देखिए इसमें जो राइटर है वो एक अपना जनरल व्यू देते हैं स्पेस के बारे में। वो कहते हैं देखिए हमारी कंट्री ने स्पेस में डेवलपमेंट यानी स्पेस में जो रिसर्च स्टार्ट करी, हम पीछे रह गए 20 साल डेवलप्ड कंट्रीज की अपेक्षा में। और उसके बाद में देखिए अब आज हमने यह मुकाम हासिल कर लिया है कि हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हम सेल्फ रिलायंट हैं। और यह कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि आपको पता होगा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी सहायता से हम जो रॉकेट है वो रॉकेट्स की सहायता से हम जो सैटेलाइट्स है वो भेज सकते हैं स्पेस के अंदर में। ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया रशिया ने। जिस रशिया के साथ हमारी दोस्ती थी 1991 के बाद रशिया ने मना कर दिया कि हम आपको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यूएस ने भी बहुत कोशिश करी कि हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ना मिले। आखिरकार हमने वो टेक्नोलॉजी बना ली। तो इसीलिए कहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट हैं कुछ हद तक आज के मामले में। फिर ये कहते हैं देखिए किस हद तक ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ देखिए कहते हैं कि सबसे पहले तो चाइनीज 6th सेंचुरी एडी में चाइना ने कुछ एलिमेंट्री वर्जन बनाया था फायरवर्क का, यानी पटाखों का। रॉकेट की बात कर रहे हैं किस तरीके से रॉकेट वगैरह चीजें स्टार्ट हुए। 1782 में अगर क्वेश्चन आए तो देखिए 1782 में टिपू सुल्तान ने और ये इस तरह के रॉकेट्स एज ए वेपन्स यूज किए 1782 में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होगा देखिए 2015 के प्री में क्वेश्चन आया था कि फायरवर्क्स का इस्तेमाल बाबर ने इंस्टॉल किया था, सबसे पहले बाबर ने इसकी शुरुआत करी थी। तो अगर इसी तरह क्वेश्चन कुछ आ जाए कि रॉकेट का इस्तेमाल सबसे पहले इंडिया में किसने किया था, तो टिपू सुल्तान उसका आंसर हो सकता है, जिस प्रकार से योजना में लिखा गया है। और उसके बाद में कहते हैं देखिए बाद में तो वर्ल्ड वार के दौरान में तो रशिया और इंग्लिश के बीच में एक होड़ सी चल गई थी कि किस तरह से रॉकेट बनाए जाएं। और इसी होड़ का एक नतीजा था कि 1957 में जो स्पुतनिक लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा, और फिर यूएसए ने भी लॉन्च किया था जेमिनी कैप्सूल। तो एक थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी। और ये फिर कहते हैं कि इंडिया एक वन ऑफ दैट कंट्री, इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इज फोकस्ड मोर ऑन द सिविलियन एप्लीकेशंस, कि सिविलियन एरियाज में इसकी एप्लीकेशन को कैसे भुनाया जाए। तो ये सारा थोड़ा सा इनका जनरल व्यू था। अब थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करते हैं हमारे स्पेस प्रोग्राम की। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफी ध्यान से सुनिएगा। और ये देखिए स्पेस रिसर्च हमारी स्टार्ट होती है कंटेक्स्ट के लिए आर्टिकल। ज़्यादा कुछ इसमें से जो पहली स्लाइड है कुछ आएगा नहीं, लेकिन एक स्टोरी लाइन टाइप में पढ़ोगे तो याद रह जाएंगी चीज़ें। देखिए स्पेस रिसर्च हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई 1920 के आसपास। सबसे पहले तो हमारे साइंटिस्ट थे एस के मित्रा और वी रमन और ये मेंगरन साहा। उसके बाद में ये कुछ खास इतना ज़्यादा था नहीं, लेकिन इन्होंने शुरुआत करी 1940-50 में। जो था स्पेस जो यहाँ पे रिसर्च थी इसने जोर पकड़ा और काफ़ी अटेंशन गेन करी हमारी रिसर्च ने वर्ल्ड वाइड। और तब तो देखिए फिर भी जो रिसर्च थी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अर्थ के एटमॉस्फेयर को हमने इस पर रिसर्च कर लिया, फिर वेदर को प्रेडिक्ट कर दिया कैसा वेदर रहेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको स्टडी कर लिया, बस यहीं तक सीमित थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ स्पेस में पहली बार वो हुआ 1962 के अंदर में, जब जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने अपना पहला जो स्पेस फोकस्ड जो प्रोग्राम था उसको इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इन कोसपार। मतलब बस एक कंटेक्स्ट के लिए है। देखिए उसके बाद में जो सबसे आज जो वाटरसाइड मूवमेंट थी स्पेस के अंदर में, इसके बाद में आया जो ये है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। के बाद में इसरो की स्थापना की गई थी। तो इसरो पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसरो को थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। इसरो का देखिए हेडक्वार्टर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। विजन क्या है, कई बार ये विजन भी पूछ लेते हैं, हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च पे आजकल देश का काफ़ी फोकस है, तो इसलिए हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हार्नेस द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द नेशनल डेवलपमेंट इज द विजन ऑफ इसरो। उसके बाद में क्या हुआ 1969 में फॉर्म होने के बाद में, ये किसके बाद में फॉर्म हुआ था वही नाम दे रखा है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च। और अब देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इफ समवन आस्क यू, कोई आपसे पूछे कि इसरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, देखिए इसरो एक तरह से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, और जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। यानी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये अलग से एक डिपार्टमेंट है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता नहीं है, और ये डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसरो ने पहला जो सैटेलाइट था कौन सा बिल्ड किया था। हमने पहला जो सैटेलाइट बिल्ड किया था उसका नाम था आर्यभट्ट।
और यह लॉन्च तब तक देखिए, जब यह सैटेलाइट बनाया गया था आर्यभट्ट, तब तक हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। हाँ भाई, बना तो दिया सैटेलाइट, अब लेकिन हमसे छोड़ा नहीं जाता, ऊपर लेके कौन जाएगा इसको। फिर हमने देखिए सोवियत यूनियन को कहा कि आप हमारी उस टाइम पे सोवियत यूनियन से काफी अच्छी दोस्ती थी, हमने इनको कहा देखिए आप हमारे सैटेलाइट को ऊपर भेज दीजिए प्लीज। तो इन्होंने भेज दिया था हमारा सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्ट। 1980 में देखिए हमने पहली बार, अब ये कोई यूं पूछ ले कि पहली बार हमने कब भेजा, तो देखिए अपने लॉन्च व्हीकल से, यानी अपने आप हमने पहली बार भेजा 1980 में, जिसका नाम था, जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था रोहिणी। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे कि पहला कौन सा भेजा था, उसका नाम है आर्यभट्ट, और अपने आप से कौन सा भेजा था पूरन का इंडिजिनियस, इसका नाम था रोहिणी। रोहिणी दिल्ली में इलाका है, इससे याद रह जाएगा आपको। उसके बाद तो देखिए हमने पीछे नहीं मुड़ के देखा। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता क्या है, देखिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है एक तरह का, मान लीजिए इसे टेम्पो मान लीजिए आप इसे, ये सामान लेके जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी अपने को सैटेलाइट ऊपर पहुंचाना है स्पेस के अंदर में, तो किसके थ्रू हम पहुंचाएंगे, कोई तो उसको लेके जाएगा ना। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये यही होते हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं सैटेलाइट्स को। और देखिए ये इनमें फर्क क्या होता है, कई तरह के होते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसके बाद में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये हर तरह के, जैसे ये लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, सभी तरह के सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो जिससे हम फोन कर सकते हैं, या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट हो जिससे ये वेदर वगैरह का पता लगता है कि कैसा मौसम रहेगा, जो धरती को आप कह सकते हो मॉनिटर करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स लाइक गगन और IRNS है, ये भी डिप्लॉय किए गए। और उसके बाद तो देखिए, जैसे मैंने पहला कहा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद तो हम चंद्रयान हमारा गया, मार्स मिशन गया, वो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले थोड़ा थोड़ा देखिए ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए आया जो था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, यहाँ पे देखिए SLV, और इसकी हाइट देखिए, ये इतना कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, 40 किलो तक का सामान ऊपर ले जा सकता था, यानी दिस मीन्स लाइक 40 किलो तक का सैटेलाइट ऊपर ले जा सकता था ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में देखिए हम आगे आगे बढ़ते गए, यानी जैसे जैसे अगली स्टेज आएगी वो ज़्यादा भारी भरकम सैटेलाइट ऊपर ले जाने में सक्षम होगा। तो इनकी कितनी कितनी स्पेसिफिकेशंस है वो तो हमें याद रखने की आवश्यकता है नहीं। एक सेकेंड। तो अब देखिए उसके बाद में ये क्या हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV Mark 1 Mark 2 और GSLV Mark 3, इन सब का रिलेशन इसी चीज से है। देखिए कि किस प्रकार से ये आगे भारी से भारी या फिर ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई और ज्यादा अच्छे से ये ऊपर ले जा सकते हैं सैटेलाइट्स को। तो इतनी इनकी बिल्कुल स्पेसिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लास्ट वाला जो है GSLV Mark 3, ये आप याद रखिएगा। देखिए GSLV Mark 3, क्योंकि अभी ये फिलहाल सुर्खियों में है। ये इनसेट 4 और क्लास और जो वेइंग है, यानी 4 टन से लेके 4,500 किलो से लेके 5,000 किलोग्राम तक का सैटेलाइट ऊपर ले जा सकता है ये। तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप। आगे क्या है, आगे देखिए दोबारा से वही जर्नी, जो हमारी पूरी की पूरी जर्नी रही। यार बड़ा दिक्कत आती है हिंदी बोलते बोलते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से द इंग्लिश वर्ड्स। उसके बाद में क्या है, देखिए 1975 में क्या टाइमलाइन क्या रही। पहला देखिए जो हमारा सैटेलाइट, जैसे हमने कहा ये आर्यभट्ट आया था। साइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साइट क्या था, देखिए साइट जो प्रोग्राम था हमने नासा के साथ में स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड दिस विद नासा एंड व्हाट वाज दिस देयर इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एक्चुअली हमने क्या किया था, एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग को लेकर ये प्रोग्राम स्टैब्लिश किया था। और इस टीवी ब्रॉडकास्टिंग ने कवर किया हमारे इंडियन विलेजेस को, डिस्ट्रिक्ट्स को। तो इसका नाम था साइट। देन ए सीक्वल ऑफ साइट केम इन द फॉर्म ऑफ स्टेप। तो ये याद रखिएगा, कोई पूछ ले कि साइट किसकी सहायता से हमने स्टार्ट किया था, तो साइट वी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ नासा एंड आफ्टर देयर इज अ सीक्वल ऑफ साइट हुज नेम इज स्टेप। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। साइट आया था नासा, याद करवा देता हूँ आपको। साइट नासा की सहायता से आया था, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए था, और स्टेप इसकी सीक्वल है। तो मतलब ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है ये भी। और रोहिणी हमने डिस्कस कर लिया कि पहला हमने खुद से भेजा था। उसके बाद में क्या हुआ, साइट और स्टेप आए। उसके बाद में तो हमने इनसेट भी भेजा। इनसेट एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। अगर यूपीएससी पूछ ले कि इनसेट इज विच काइंड ऑफ सैटेलाइट, देन यू हैव टू गिव द आंसर दैट इनसेट इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और 1984 में देखिए हमारे पहले राकेश शर्मा पहले इंडियन, उस टाइम पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी रशिया के बीच में और इंडिया के बीच में। तो रशिया और इंडिया ने मिलकर एक मिशन भेजा था, उसमें हमारे पहले इंडियन गए थे राकेश शर्मा। और ये गए थे देखिए मून पे गए थे ना, स्पेस में गए थे या मून में गए थे, स्पेस में गए थे। इंडियन सिटीजन टू गो इनटू स्पेस में गए थे राकेश शर्मा। और मून पे कौन से गए थे, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, इसमें यहाँ पे स्पेस लिख रखा है। 1987 में देखिए, 1987 में क्या हुआ, जो हमारा ASLV था,
ये सारी की सारी वो टाइमलाइन है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सारी की सारी टाइमलाइन, बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा। उसके बाद तो देखिए चंद्रयान भी भेजा जैसे हमने डिस्कस किया, और ये टाइमलाइन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अब कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स हैं। इनिशिएटिव्स ये ऐसे हैं, देखिए 26, अभी आपको पता होगा 26 मिनट में हमने 20 सैटेलाइट्स भेजे थे, और अलग अलग कंट्रीज के हमने सैटेलाइट भेजे थे, जैसे कि यूएस का हमने भेजा, कनाडा के भेजे, इंडोनेशिया के, जर्मनी के। तो एक साथ हमने रिकॉर्ड बना दिया था कि 20 सैटेलाइट्स हमने भेजे थे। हमने जो मार्स मिशन भेजा था, मार्स पे काफ़ी सस्ता हमारा मिशन था, बाकी जो स्पेस मिशन है, बाकी जो एजेंसीज हैं, यहाँ पे देखिए नासा ने ये जो मार्स पे अपना जो सैटेलाइट भेजा था वो भेजा था, देखिए जो मिशन था, सॉरी सैटेलाइट मिशन, ये भेजा था 670 मिलियन में, और यूरोप ने भेजा था 386 में, हमने भेजा सिर्फ 74 मिलियन में, काफ़ी सस्ता रहा। तो इस पे देखिए क्वेश्चन पूछते हैं ये कौन से नंबर पर था, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने प्री 2016 में, मंगलयान जो इसरो ने लॉन्च किया था, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए, ये इंडिया सेकंड कंट्री है जिसने स्पेसक्राफ्ट ये यूएसए के बाद में भेजा नहीं, क्योंकि अभी आपने फोटो में देखा ना कितने सारे और भी कंट्री है जो पहले भेज चुके हैं। तो बस थोड़ा सा भी पढ़ा हो ना, काफी जनरल क्वेश्चन ये पूछते हैं, टेक्नोलॉजी के डीप में जाते ही नहीं। यही तो अच्छी बात है साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक का बस बारे में हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा मिशन चल रहा है और कौन भेज रहा है। पहले अटेम्प्ट में कामयाब हो गए, सही है, सी आंसर है इसका। तो है क्या, आगे देखते हैं। और देखिए कुछ दूसरे जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अब हमने आपसे खुद से बना ली है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर ये पूछें कि हम कौन से कंट्री हैं जिन्होंने क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है अपने आप से बनाई है, उससे पहले देखिए हम पहले तो ये जानते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है वो इन्वॉल्व्स यूज ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट्स एट द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। जो ये देखिए फ्यूल होता है रॉकेट का, यानी आप जैसे कार को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, रॉकेट भी देखिए फ्यूल से ही जाएगा, तो उसको प्रोपेलेंट कहते हैं। वो काफ़ी लो टेम्परेचर पे होता है, काफ़ी लो टेम्परेचर पे होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसीलिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी हमें। कम्बिनेशन किसका होता है, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन का एक कम्बिनेशन होता है, और हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी आती है, इसलिए हमें इसकी जरूरत थी। लेकिन टेम्परेचर काफ़ी कम था, -183 डिग्री सेल्सियस एंड -253 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन कोई पूछ ले कि हम कौन से कंट्री हैं जिसने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बनाई है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 दूसरे भी कंट्री हैं जिन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बना ली है। लेकिन देखिए हमें दिया नहीं था, रशिया ने हमें मना कर दिया था 1990 के बाद में। काफ़ी थक हार के हमने टेक्नोलॉजी खुद से विकसित करी है, काफ़ी धक्के खा के आप कह सकते हो। अब क्या है, जो अगले जो कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, मैक 3 का। देखिए मैक 3 क्या है, ये मैक 3 जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ज़्यादा भारी 4500 से लेके 5000 किलोग्राम तक का सैटेलाइट ऊपर ले जाने में ये सक्षम है मैक 3। अब हमने इसको ये भी बना लिया है, हमने सफल टेस्ट भी कर लिया इसका। ये देखिए केयर वो होता है, देखिए जो अपने आप यूपीएससी कह रहा हूँ, इसरो कुछ एक्सपेरिमेंट करती है जिससे उनको कहते हैं क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट। ये देखिए 3.5 to 4 टन, यहाँ पे कुछ और देर है, पीछे कुछ और था, पीछे 4.5 से लेके 5 था, और यहाँ पे 3.5 to 4 है। ये बड़ी दिक्कत आती है कई बार, अलग अलग एजेंसीज अलग अलग डेटा देती हैं, फिर भी मतलब आसपास इतना ही है, आप याद रखना। गगन, जब भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि डेटा मिसमैच होता है, तो हमें ऑफिशियल सोर्सेज पे हमेशा हमें रिलाई करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई या फिर गवर्नमेंट की इंडिया ईयरबुक हो गई, हमें यहीं से रिलाई करना चाहिए। अब जैसे कई बार ये न्यूज़पेपर का डेटा होता है, न्यूज़पेपर भी कई बार जल्दी वेरीफाई कर नहीं पाते, इसलिए थोड़ा मिसमैच हो जाता है। तो पूरी कोशिश तो की जाती है कि डाटा मिसमैच ना हो, लेकिन कई बार तो पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आता है कि ये तो मिसमैच हो गया है। तो देखिए आगे क्या है, गगन एक इम्पोर्टेंट ये हमने इनिशिएटिव लिया है। ये देखिए एविएशन सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, प्रिसाइज लोकेशन बताने के लिए एयरक्राफ्ट की, उसके लिए ये काफ़ी यूज़ में हो सकता है। और इसे हम जीपीएस की सहायता से भी बना रहे हैं। गगन में जीपीएस का भी यूज़ है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। और किस चीज़ के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, एक इसरो है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दोनों मिलकर इसे बना रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा गगन के बारे में। अगर कोई पूछ ले गगन किससे रिलेटेड है, तो एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। आगे आता है नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये तो आपको पता होगा, जिसका नाम अभी नाविक है। और इसमें एक तरह से ये क्या है, ये है कॉन्स्टेलेशन है। जैसे 3 सैटेलाइट्स, इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ऐसे और ऐसे 3 मतलब सर्कल्स है, और 3 तो ऐसे हो गए, 3 अब ऐसे, 4 ऐसे हैं, मतलब समझ गए ऐसे। 3D में थोड़ा जूम करके देखिए, मतलब 4 ऐसे 3 ऐसे, 3 जियो स्टेशनरी, 4 जियो सिंक्रोनस। तो 7 सैटेलाइट्स है देखिए इसमें। और ये
क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए सिंपल, वो पूछेंगे कि सारे के सारे ऑल दी 7 सैटेलाइट्स आर जियो सिंक्रोनस, नहीं गलत हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 3 जियो सिंक्रोनस हैं या फिर 4 वो हैं। पूछेंगे तो कुछ वो एक्सट्रीम पूछेंगे यूपीएससी वाले। तो पढ़ने की भी एक आर्ट होती है कि क्या छोड़ना है, क्या वो करना है हमें, क्योंकि यूपीएससी बस यही है, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं यूपीएससी को क्लियर करना। जब ये समझ में आ गया कब क्या करना है, किस टाइम पर करना है, आगे क्या है देखिए। इंडिया इसके अलावा देखिए कि एस्ट्रोसेट भी बना रहा है। एस्ट्रोसेट सैटेलाइट में है क्या, ये फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। इससे हम जो क्या करेंगे, सारी की सारी जैसे इसमें हमें जो है ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज की, एक्स रेज की, और यूजिंग दिस वी कैन स्टडी द स्टार्स, गैलेक्सीज, इसलिए काम आएगा। एक तरह का ये देखिए मॉनिटरी सैटेलाइट आप इसको कह सकते हैं, मॉनिटरिंग सैटेलाइट, और जिससे हम स्टार्स को स्टडी करेंगे, गैलेक्सीज को स्टडी करेंगे। तो बस यही है, कुछ खास नहीं, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। बस ये याद रखिएगा इसमें काफ़ी डाइवर्स टूल्स हैं इसको स्टडी करने के लिए, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, ऑब्जर्वेशन, ये सब के सब क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे क्या आता है देखिए, हमारे जो स्पेस प्रोग्राम था उसमें इतना ही है। अब थोड़ा सा हम कर देते हैं इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस। न्यूक्लियर प्रोग्राम देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी के दृष्टिकोण से। इसमें भी पहले ये थोड़ा सा अपना व्यू बताते हैं। शुरू में एडिटोरियल कहते हैं कि देखिए न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एक डबल स्वॉर्ड है। डबल स्वॉर्ड इसको क्यों कहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को? डबल स्वॉर्ड देखिए, दो धारी तलवार, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको अच्छे से यूज़ किया जाए तो ये न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज देखिए आपको पता होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी में किस तरह से इसे यूज़ किया गया, और पूरी की पूरी जो 2 सिटी थी हिरोशिमा और नागासाकी दोनों तबाह हो गई। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए जो रेडिएशंस है, रेडिएशंस का खतरा भी काफ़ी रहता है, इसलिए हमें काफ़ी केयरफुल अप्रोच की इसमें जरूरत पड़ती है। तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ का इन्होंने इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कहा है कि जैसे हेल्थ में कैंसर को डायग्नोसिस करने में, या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन आजकल काफ़ी चर्चा में है। फिर ये कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी में काफ़ी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। फूड प्रिजर्वेशन में भी, फूड सिक्योरिटी में भी, और फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को संभाल के रखना, उसमें भी काफ़ी आवश्यकता है। फिर देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है एक तो ग्लोबल वार्मिंग का। ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, देखिए कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन फुकुशिमा में जो इंसिडेंट हुआ था, सुनामी आई थी जापान में फुकुशिमा में, तो उसके बाद में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर एक तरह के संदेह लोगों का ज़्यादा बढ़ गया था। इवन वाटर को लोकेट करने में भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम काफ़ी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एप्लीकेशन है। देखिए एप्लीकेशन तो जरूरत होती है एसए के अंदर में। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं एक अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर में हमारा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या, इसे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशंस तो हम लिख ही देते हैं। ये होमी भाभा की सहायता से देखिए 3 स्टेज प्रोग्राम हमने डिक्लेयर किया था। ये होमी भाभा ने मेन इसमें रोल निभाया था, जिसमें हमने हम एनर्जी में इंडिपेंडेंस लाना हमारा ये ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पर। किसकी सहायता से? यूरेनियम और थोरियम रिजर्व की सहायता से, जो कि थोरियम आपको पता होगा केरला में बहुत ज़्यादा मिलता है, मोनाजाइट सैंड्स के से कोस्टल रीजन्स में, केरला में खास करके। और जो अल्टीमेट फोकस था प्रोग्राम का, देखिए थोरियम रिजर्व्स को यूज़ करना हमारी एनर्जी में इंडिपेंडेंस के लिए, एनर्जी में बेनिफिट्स के लिए। थोरियम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इंडिया में, क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत ज़्यादा थोरियम है वर्ल्ड के रिजर्व्स का। लार्जेस्ट शेयर है हमारे पास में थोरियम का, और वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। दोनों स्टेटमेंट में फ़र्क हो गया, लार्जेस्ट शेयर और वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर। 25% के आसपास है शायद हमारे पास में थोरियम दुनिया का। और आगे देखिए उसके बाद में तो यूएस के साथ हमारी न्यूक्लियर डील हुई, एनएसजी में वेवियर हुआ। इसने एक तरह का ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में वाटरशेड मूवमेंट थी, ताकि अब हमको देखिए न्यूक्लियर फ्यूल मिलना आसान हो गया। उसके बाद में थोरियम, देखिए थोरियम एक तरह का ऐसा फिसाइल मटेरियल है जो खुद से तो नहीं एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता, लेकिन और फिर इसीलिए इसको ट्रांसमुलेट यानी कन्वर्ट करना पड़ता है यूरेनियम 233 से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो 3 स्टेजेस हैं जिसके तहत हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं। पहली स्टेज का नाम है देखिए प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें क्या करते हैं तो ये ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एक सेकेंड हाईलाइटर से देखते हैं। तो देखिए प्रेशर्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें सबसे पहले देखिए नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। नेचुरल यूरेनियम होता क्या है? ये होता है देखिए यूरेनियम 238 जो नेचर में मिलता है। देखिए इसमें जो सबसे अच्छा होता है इसमें यूरेनियम 235 होता है। ये भी कई बार यूपीएससी बिल्कुल पूछ लेती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी या फिर सबसे ज़्यादा जो घातक होता है वो होता है यूरेनियम 235।
और ये नेचुरल यूरेनियम आप इसे कह सकते हैं, यूरेनियम 238 को। तो PHWR में सबसे पहले तो नेचुरल यूरेनियम की हमें आवश्यकता होती है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो इसका कचरा, जो इसका आउटपुट निकलती है, वो निकलती है डिप्लीटेड यूरेनियम, यानी जिस यूरेनियम को यूज किया गया उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लूटोनियम में। ये भी एक तरह का देखिए आप कह सकते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब ये दोनों चीज़ें, डिप्लीटेड यूरेनियम और इसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया गया प्लूटोनियम को, इसको आगे भेजते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, और फिर थोड़ा सा थोरियम इसमें मिलाते हैं। इसमें फास्ट ब्रीडर इसको क्यों कहते हैं? देखिए, फास्ट ब्रीडर इसको इसलिए कहते हैं कि जितना प्लूटोनियम यूज होता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है आउटपुट में, इसलिए फास्ट ब्रीडर, यानी जितना यूज हुआ उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया प्लूटोनियम। उसके बाद में देखिए इसका जो यूरेनियम 233 निकलता है इससे, और इलेक्ट्रिसिटी तो हमने प्रोड्यूस कर ली, उसको भी देखिए थोरियम में मिलाते हैं। और तीसरा ये है जो फाइनल स्टेज है फ्यूल्ड ब्रीडर रिएक्टर, इसमें जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो मेन हमारा मकसद ये पूरा हो गया कि यूरेनियम 233 और थोरियम से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते थे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अभी हम सेकंड स्टेज के आसपास हैं, थर्ड स्टेज में हम अभी तक नहीं आए हैं, फर्स्ट स्टेज को हमने पूरा कर लिया है। तो ये थोड़ा हमारा इसका था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। आगे देखिए कुछ ना कुछ ये एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। एजुकेशन का आर्टिकल जो ऐसा आर्टिकल है जिसमें कुछ खास ऐसा डिस्कस नहीं किया गया है, वो ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज एजुकेशन ने साइंस एंड टेक ने एजुकेशन में किस तरह की क्रांति ला दी है। आप साइंस एंड टेक का यूज मान लीजिए कि आज आप और मैं हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा आप देख लीजिए साइंस एंड टेक का यूज कहाँ कहाँ है, किस तरह से आज जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें समझाना कितना आसान हो गया। आप हमारा ही एग्जांपल ले लीजिए, देखिए हमारी एज में बच्चों, हम जब पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड का ही यूज होता था। आजकल तो काफ़ी तरह की टेक्नोलॉजी जैसे कि एजुसेट, यूट्यूब पर बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस मिलती हैं जो कि साइंस के फेनोमेनन को समझने में काफ़ी सहायता प्रोवाइड करती हैं। और एजुकेशन, साइंस की वजह से ही एजुकेशन अब कोने कोने तक पहुँच पाई है, आसानी से उपलब्ध हो गई है, चीज़ें समझाना आसान हो गया है। इस तरह का यह पूरा आर्टिकल था। ये सारा आर्टिकल देखिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं, और वैसे ये आर्टिकल ऐसे के लिए यूज कर सकते हैं हम। आगे क्या है, फिर ये देखिए मेडिकल में भी एक जो मेडिकल पे एक आर्टिकल है, उसमें भी पॉइंट्स पर ही फोकस करते हैं कि किस तरह से देखिए आज साइंस एंड टेक ने मेडिसिन की अवेयरनेस कितनी बढ़ा दी है। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए मेडिकल इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, जैसे ये नई नई मशीनें आ रही हैं जैसे कि MRI, और इससे जो डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। और बाद में कहते हैं कि इंटरनेट ने किस तरह से जो डॉक्टर होते हैं, यानी आजकल किसी को कोई खांसी भी होती है तो वो इंटरनेट पर परामर्श ले लेता है, प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, और एक तरह से जो पेशेंट की केयर है और उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को और ज़्यादा नज़दीक ला दिया है। फिर ये डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस के बारे में कहते हैं कि आज डेटाबेस से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझी जा सकती है, एक तरह का डिजीज़ का पैटर्न समझा जा सकता है कि किस प्रकार से डिजीज़ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। जैसे ये केस देते हैं बाद में चिकनगुनिया का या फिर डेंगू का, पैटर्न का पता लगाया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल भी देखिए। सोशल मीडिया की बात कहते हैं कि सोशल मीडिया में भी आजकल काफ़ी तरह से, जैसे डेंगू हुआ तो ये साइंस एंड टेक का ही नतीजा था कि सारी की सारा डेंगू के बारे में पूरी जो अवेयरनेस थी वो फैल गई, चिकनगुनिया के बारे में अवेयरनेस फैल गई। तो इस तरह से लिंक कर रहे हैं ये चीज़ों को आपस में, तो लिंकिंग की जो पावर है काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है योजना से। एक देखिए मेडिकल पे एक और भी आर्टिकल है, वो आर्टिकल देखिए थोड़ा जो आर्टिकल है स्टेम सेल और इससे रिलेटेड है। स्टेम सेल, जीन थेरेपी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, यूपीएससी इसके बारे में पूछती है, लेकिन इस वीडियो में हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। जो इस आर्टिकल को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और जब भी टाइम मिलेगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल, जीन थेरेपी, इस पर क्वेश्चन आया था 2016 में भी, और काफ़ी अच्छे से हमें ये करने की जरूरत है, तो इसको अलग से करेंगे। उसके बाद में देखिए जो आर्टिकल आता है वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी। यहाँ पे देखिए इसमें दो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो ये वाली इंडिया का जो विजन है, दूसरा ये हमारा जो मिशन है, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो समझते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। 1987 में पहली बार जो कंसेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि हम अपनी जो नेचर को इस तरह से यूज़ करें कि उसको नुकसान ना पहुंचाएं, यानी अपने आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ें। डेवलपमेंट तो हो लेकिन वो सस्टेनेबल हो, इस तरह की डेवलपमेंट ना हो कि आप रिसोर्सेज को यूज़ किया और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। ये फिर एग्जांपल देते हैं कुछ जो ऐसे के लिए यूज कर सकते हैं कि पुराने टाइम में कहा जाता था कि मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है सेहत के लिए, लेकिन आजकल क्या होता है कि इतनी ज़्यादा एयर है वो ख़राब हो गई है कि घर से बाहर निकलना ही पेरेंट्स मना करते हैं कि बाहर मत जाओ, जिस प्रकार से धुएं का बादल आया दिल्ली में। फिर ये बात कहते हैं कि देखिए जो हमारा साइंस एंड टेक आज कितना, एक तरफ तो ये एग्जांपल देते हैं कि जो हमारा मिशन है
ये हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, आर्टिकल में इतना डिटेल में नहीं गया। ये कहते हैं कि हमारा जो टेक मिशन है वो काफ़ी सारी चीज़ें बताता है, लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा टेक मिशन है क्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए एजुकेशन में देखिए हम 3D प्रिंटिंग लाने की बात कहते हैं ताकि मटेरियल की वेस्टेज को घटाया जा सके। 3D प्रिंटिंग और ये सबका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए विजन है, ये भी एक तरह में पूरी वीडियो वाला टॉपिक बन जाता है ये इंडिया टेक विजन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फ्यूल सेल होता क्या है, फोग मशीन क्या होती है, तो अगर ये सब हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने लगे तो हमारी ये डिस्कशन कम से कम 4-5 घंटे की हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम एक बार तो जल्दी जल्दी पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर आगे जब भी हमें टाइम मिलेगा अगले संडे या फिर जब भी टाइम मिलता है तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एजुकेशन में 3D प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा, मशीन लर्निंग, मशीन को किस प्रकार से सिखाया जाता है ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए। रियल टाइम ट्रांसलेशन और जो जेस्चर रिकॉग्निशन होता है, मशीन विजन होता है। एनर्जी में देखिए हम रिन्यूएबल लाने की बात कही है, ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी पर जोर देने की बात कही है, एनर्जी स्टोरेज की बात, कोल। हेल्थ में हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ये होती है, देखिए आजकल जो मेडिसिन होती है, जैसे मान लीजिए आप दवाई सेराडोन या फिर डिस्प्रिन, ये सबके लिए होती है, लेकिन आजकल कई बार क्या होता है कि दवाई किसी पे असर नहीं करती। तो आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे भी जोर है कि कुछ शरीर के पैरामीटर्स देखकर आप किसी बंदे पर स्पेसिफिक पर्सन के लिए जब आप दवाई बनाते हो तो उसको कहते हो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। और रोबोटिक सर्जिकल सब तो सरकार को बहुत अच्छा लगता है। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, रीजनरेटिव मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और फ्लाइंग कार्स, फ्यूल सेल, फोग मिशन। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो अपना टेक मिशन है 2035 टेक मिशन, ये तो देखिए हम ऐसे अगर ये हम पढ़ के गए ना, अगर साइंस एंड टेक पे कोई ऐसे आ गया तो डेफिनेटली हमारा ऐसे बहुत अच्छा होने वाला है। तो टेक मिशन पे भी हम एक पूरी कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो ही प्रिपेयर कर लें ताकि ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारी कवर हो जाएंगी। फूड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, देखिए जो है प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है, प्रिसाइज एग्रीकल्चर से क्या होता है, वेस्टेज काफ़ी कम होती है। अब आजकल क्या होता है, किसान बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो काफ़ी वेस्टेज इससे हो जाती है। प्रिसाइज टेक्नोलॉजी जब आएगी तो ये फर्टिलाइजर उतना ही दिया जाएगा जितना जो है सोइल को जरूरत है, उतना ही पानी दिया जाएगा जितना कि सोइल को जरूरत है। इसी चीज़ को कहते हैं प्रिसाइज टेक्नोलॉजी। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन एक इस तरह की प्रोसेस होती है कि जिससे न्यूट्रिशन जो क्वालिटी होती है उसको हम फूड में बढ़ा देते हैं, क्रॉप्स में बढ़ा देते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स तो जब पानी में आप पौधे उगाते हैं उस चीज़ को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। वर्टिकल फार्मिंग, आज जिस तरह से देखिए धरती कम हो रही है, यानी हमारी जो भूमि है, लैंड कम हो रहा है, तो एक तरह से नई टेक्नोलॉजी है कि ऊपर से ऊपर वर्टिकल फार्मिंग, यानी हॉरिजॉन्टल ना जाकर आप वर्टिकल ऊपर खेती करना स्टार्ट कर देते हो। ये इजराइल में कंसेप्ट बहुत फेमस है, क्योंकि इजराइल को आपको पता है कि लड़ाई चल रही है, वहाँ पर बहुत कम लैंड अवेलेबल है इजराइल के पास, इसलिए वर्टिकल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। ये देखिए प्रिसाइज और इसकी जरूरत है। फिर ये कहते हैं कि देखिए आज जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें आवश्यकता है, वो हर चीज़ में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज अभी भी देखिए अलग अलग तरह के डिजीज चल रहे हैं जिसके बारे में बहुत लंबे समय तक हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आए और किस तरह से इनका उपचार होगा। फिर एग्जांपल देते हैं कि जैसे सारस, H1N1 स्वाइन फ्लू, अभी तक कुछ ढंग से इनका उपचार उपलब्ध है नहीं। फिर ये बात कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो साइंस एंड टेक की काफ़ी आवश्यकता है और डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल होनी चाहिए। कोल से आप कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर कुछ इस तरह का जिक्र है कि किस प्रकार से हमने जो पेरिस में कमिटमेंट करी है और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आर्टिकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंकेज करने की कोशिश कर रहे हैं, होलिस्टिकली आर्टिकल बनता जा रहा है। जैसे कि कार्बन सिंक है, हमने पेरिस क्लाइमेट समिट में कहा था कि 2.5 से 3 बिलियन जो टन है कार्बन का, CO2 का, इतना हम कम करेंगे। और कम कैसे करेंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करेंगे और इस तरह से, और जो फॉरेस्ट वो क्या करेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन कर लेंगे इसका। और 40% तक हमारी जो एनर्जी है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से क्रिएट करेंगे। और इंडिया ने सारी चीज़ें कही थी। देखिए इसके लिए हमें 2.5 ट्रिलियन पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और 2030 तक। फिर ये डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 जो है ना, 2 ये हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमसे पूछ ले, हमसे कोई पूछ ले कि टॉप 10 एमिटर कौन कौन से हैं, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट जो एमिटर है वो है चाइना 25.26%, दूसरा US, तीसरा EU, चौथा इंडिया। तो हम चौथे नंबर पे हैं। कोई इनसे अगर ये इस तरह का UPSC क्वेश्चन पूछती है कि हम इंडिया कौन से नंबर पे एमीटर है, तो हमें इसका आंसर देना है कि इंडिया चौथे नंबर पे है। वैसे तीसरे नंबर पे है, क्योंकि EU तो कई बार कुछ एजेंसीज या कुछ डेटा में EU को माना ही नहीं जाता, अलग से इसको मानते हैं, अलग अलग देश के टुकड़े करके। उसके बाद में देखिए आता है टॉप पर कैपिटा एमीटर कौन कौन से हैं। टॉप पर कैपिटा एमीटर में हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। US सबसे ऊपर है, रशिया, जापान, ईरान, इसमें तो चाइना भी काफ़ी पीछे है। 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे है चाइना।
तो इंडिया तो बहुत पीछे है, देखिए 2.244। इसलिए तो हम कहते हैं, इंडिया कहती है देखिए आपने तो सब पहले तो आपने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली। इंडिया कहती है डेवलप कंट्रीज को, जब आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, हमारी बारी आई है, अब हम जबकि इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे जोर कर रहे हैं, तब आप बात करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी आप ऐसे मत प्रोड्यूस कीजिए। ये तो गलत बात हुई ना, आपने अपनी तो डेवलपमेंट कर ली, हमारी बारी आई तो आप हमें करने नहीं देते, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करने लगते हो। फिर ये कहते हैं कि देखिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें इनका इस्तेमाल होता है साइंस एंड टेक का, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी में कैसे इस्तेमाल होता है। दो वर्ड याद रखिएगा, प्रेजेंस एंड मार्क, ये याद रखिएगा, एक प्रेजेंस एक मार्क। ये देखिए टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, इसका यूज होता है। हम आपको पता होगा कि सेंसस करते हैं, टाइगर्स का भी सेंसस करते हैं, तो टाइगर्स का जब जनसंख्या नापते हैं टाइगर्स की, तो उनमें इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है, उनके पंजों के मार्क्स को उनके पंजे को मार्क्स से टाइगर की जनसंख्या पता लगाने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रेजेंस और मार्क, ठीक है, योजना में आया इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ये उसके बाद में एक और चीज़ ये भी कहते हैं कि अवेयरनेस लाने के लिए भी साइंस एंड टेक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि टीवी का एग्जांपल ये देते हैं, किस तरह से 90s के ईरा में काफ़ी टीवी आए थे, AIR रेडियो और ये सारी चीज़ें, टीवी कैसे कैसे हुआ, और आज टेलीविज़न। तो ये सारा तो हमें पता ही है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, किस प्रकार से डिजिटल इंडिया अवेयरनेस लाने में सहायता प्रोवाइड कर रहा है, यानी पूरा आर्टिकल ये अवेयरनेस पे है। तो इस पे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जनरली कुछ ऐसा पूछा जा सके प्रीलिम या फिर मेंस में, हमें पता है, बस हमें एक डायमेंशन डालनी है कि जागरूकता फैलाने के लिए साइंस एंड टेक का बहुत यूज होता है। अब लास्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेक इन इंडिया से रिलेटेड, किस प्रकार से साइंस एंड टेक जो बहुत जरूरी है हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और शुरू में तो ये वही पिक्चर दिखाते हैं जिस प्रकार से ये कहते हैं कि देखिए पहले हमारा आज़ादी के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर सेक्टर था और जिसने काफ़ी ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार प्रोवाइड किया था। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में देखिए एक जो टाइमलाइन होती है ऐसे आता है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में किसी भी देश का ग्रो करता है जो मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है, एंड आफ्टर दैट इट कम्स द लाइक सर्विस सेक्टर। बट व्हाट हैपेंड विद द इंडिया when there was turn for the manufacturer sector to come, लेकिन आया नहीं है। उसके बाद में आया सर्विस सेक्टर, तो ये बीच में रह गया, तो इसलिए सीधा हम एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ आ गए। तो इसलिए जॉब्स नहीं क्रिएट हो पाई इनफ, इसलिए हमारी जो ग्रोथ रेट है उसको कहते हैं हम जॉबलेस ग्रोथ जो है। तो ये कहते हैं कि आज उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस लाने के लिए जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, तो वो इसीलिए जो साइंस एंड टेक की काफ़ी आवश्यकता है मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, और इसलिए ये R&D की बहुत आवश्यकता है। फिर ये बात कहते हैं कि किस प्रकार से MSME जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, और ये ज़्यादा ही देखिए ये इनका एक्सपोर्ट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारी GDP में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई पूछ ले कि कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, तो हम कहने पड़ेंगे 40% कंट्रीब्यूशन है इनका हमारे एक्सपोर्ट में, थोड़ा सा डेटा है और कुछ नहीं। और GDP में ये कन्वर्ट करते हैं। सेकंड एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है MSME जो कंट्रीब्यूट करता है। मेन बात तो इनका यही है, ये कहते हैं देखिए हमें चाइना से सीखना चाहिए साइंस एंड टेक को यूज करने में MSME के लिए। चाइना ने किस प्रकार से, चाइना का ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का शेयर पहले था बहुत कम 23.2% था, लेकिन आज बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद में एक नाम है यहाँ पे जो फैक्ट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट अगर मैं आपसे पूछूँ तो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो बताओ, बस सोच लिया आप, बस इतना ही सोचना है। तो ये जारी की जाती है देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा में, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखिए आगे जनरल पॉइंट्स हैं, बार बार एक ही चीज पर फोकस किया है। अगेन एंड अगेन दे से दैट वी हैव टू फोकस मोर ऑन द R&D, दैट्स व्हाई वी कैन ब्रिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन आवर कंट्री एंड वी कैन फोकस ऑन द साइंस एंड टेक। Then they says that India is the only country where there is a mention of the science developing the scientific temper in the fundamental duties in Article 51A। आगे क्या है, बस इतना ही है। देखिए आगे ये कंक्लूजन में सिंपल बातें करते हैं, जैसे कि ना कि हम R&D अच्छी डेवलप करेंगे, इसके लिए तो हम जो चाइना और साउथ कोरिया के मुकाबले में आ जाएंगे जहाँ पे R&D बहुत अच्छी है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमें अपने MSME सेक्टर को आगे ले जाना है तो R&D पर फोकस करना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के एक ही बात करते हैं। तो अब देखिए अब रह क्या गया हमारा, एक तो आर्टिकल जो हमारा वो रह गया था योजना में, दिसंबर की योजना में, जो मैंने आपको बताया स्टेम सेल वाला, स्टेम सेल जीन थेरेपी जो अलग से करेंगे हम। एक हम डिस्कस करेंगे टेक मिशन, इंडिया का टेक मिशन, क्योंकि ये कवर करेंगे तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज हमारी कवर हो जाएंगी।
ठीक है, आगे जब भी टाइम मिलता है तो हम कवर करेंगे। तो योजना खत्म हो गई अब हमारी दिसंबर की, ये 2 चीज़ें हमें कवर कर लेंगे। अब जब भी टाइम मिलेगा ये 2 चीज़ें प्लस में योजना जनवरी हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।